चंपावत में वीर कालू सिंह मेहरा के नाम पर बने अमृत सरोवर का डीएम ने किया शुभारंभ। कहा, वीर कालू सिंह पर पूरे प्रदेश को अभिमान। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वीर कालू सिंह मेहरा। कलियर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। सैकड़ों महिलाएं रही यात्रा में शामिल। देशभक्ति गीतों ने बढ़ाया लोगों का मनोबल। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने किया वृक्षारोपण। कहा, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी। हल्द्वानी में 38 साल बाद पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। परिजन छोड़ चुके थे आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। स्कूली बच्चों ने बांधा समा। कई छात्रों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। राज्य में 17 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 18 से 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जनपद में भारी बारिश होने की संभावना और इसके साथ ही तीनों जनपदों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। बता दें कि राज्य में 17 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 18 से 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जनपद में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तीनों ही जनपदों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए, तो मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना यहां पर जताई गई है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है। बिल्कुल, देखिए 5 दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश की जो संभावनाएं थी, उम्मीद ये लग रही थी कि मौसम अब ठीक रहेगा, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, तो जाहिर तौर पर अगले 5 दिनों तक एक बार फिर से लोगों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एक बार फिर से उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। क्योंकि बीते दिनों की बात हम करें, बीते दिनों में बारिश की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर लगातार लैंडस्लाइड कई जगह हुआ। कई सड़कें, यहाँ पर 200 से ज्यादा जो सड़कें थी, 200 से ज्यादा सड़कें टूटी, जिनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से बारिश का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं उस कार्य में बाधा जरूर आएगी। और एक बार फिर लोगों को दिक्कतों का सामना करते हुए प्रशासन के लिए ये कड़ी मशक्कत होगी कि जो आवाजाही के लिए जो लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों का एक बार फिर लोगों को सामना करना पड़ेगा। और अब जिस तरीके से अलर्ट यहाँ पर है, तो किसी भी अलर्ट को हल्के में नहीं लिया जाता। हर अलर्ट को बड़ी ही गंभीरता से प्रशासन लेता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जब भी होता है, तो हल्के हल्के अलर्टों के दौरान भी बारिश कई बार इतनी मूसलाधार हो जाती है कि प्रशासन की कहीं न कहीं टेढ़ी पीठ साबित होता है लोगों को और स्थिति को संभालना। तो इस 5 दिन के पूर्वानुमान को भी इस वक्त बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल कैलाश, अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी प्रकार की जनहानि ना हो, इसको देखते हुए? देखिए, जनहानि ना हो इसके लिए तो पहले से ही अलर्ट मोड पर टीमें रहती हैं। और जैसे ही जो वेदर डिपार्टमेंट का जब भी पूर्वानुमान आता है, तो उस मैसेज को तुरंत ही फॉरवर्ड कर दिया जाता है तमाम टीमों को, जो टीमें रेस्क्यूज में लगी हुई हैं, जो टीमें आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। और उसको लेकर जो प्रचार प्रसार है बहुत तेज होता है। और अभी भी जो आज जैसे अलर्ट आया है,
तो जाहिर तौर पर जो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं, जिला प्रशासन की टीमें इस वक्त अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं, जो लोग नालों के किनारे रह रहे हैं, जो लोग बस्तियों में रह रहे हैं, जिन बस्तियों का बसाव नदियों के किनारे है, उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग सुरक्षित रहें, आप लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। और नंबर भी यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं प्रशासन के द्वारा, जो जिलाधिकारी के जो नंबर हैं तमाम लोगों को दे दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपदा प्रबंधन की टीम के जो नंबर हैं वो भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके दे दिए गए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत टीमों को यहाँ पर फोन किया जाए। टीमें अगर फोन पिक नहीं करती है तो जिलाधिकारी को फोन किया जाए ताकि मौके पर ही तमाम चीजें मौजूद हों, ताकि मौके पर ही किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। बिल्कुल, फिलहाल चलिए कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे जो देहरादून से मिल रही है, जहां 3 क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। बता दें कि बदलाव के साथ 14 सब इंस्पेक्टरों के तबादले भी किए गए। पुलिस लाइन से थाना चौकियों में स्थानांतरित किया गया है। एसएसपी दिलीप कुमार कुंवर ने ये आदेश जारी किए हैं। तो खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां 3 क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि 14 सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। पुलिस लाइन से थाने चौकियों में स्थानांतरित किया गया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। चलिए, तो 3 क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, इसे लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, यहाँ पर 3 क्षेत्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ ये बदलाव है? देखिए, यहाँ पर जो 3 क्षेत्राधिकारी हैं उनके बदलाव यहाँ पर कर दिए गए हैं और अन्य बदलाव भी हो सकते हैं, जो सूत्र हमको बता रहे थे पुलिस के। और जो दिलीप सिंह कंवर हैं ये नए एसएसपी हैं देहरादून के, और जब से ये आए हैं तब से गश्त बढ़ गई हैं। कल अगर माफ कीजिएगा, कल अगर बात करें, उन्होंने यहाँ पर औचक निरीक्षण उन्होंने क्षेत्र का किया है और औचक निरीक्षण के दौरान जो यातायात जो कंट्रोल रूम है उसका उन्होंने निरीक्षण किया, कई जरूरी दिशा निर्देश दिए, क्योंकि राजधानी है, राजधानी में जो एसएसपी है, एसएसपी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ रहते हैं, राज्यपाल से लेकर विधानसभा स्पीकर और तमाम बड़े नेता यहाँ रहते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी एसएसपी के लिए। और राजधानी देहरादून को लेकर जो सुरक्षा के दृष्टि के जो पैमाने हैं वो अलग है, क्योंकि राजधानी है, जाहिर तौर पर यहाँ पर जितने भी गणमान्य लोग हैं वो यहाँ रहते हैं और यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था हमेशा ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी भी एसएसपी की होती है, किसी भी पुलिसकर्मी की होती है। तो जाहिर तौर पर 3 यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं, महत्वपूर्ण ये ट्रांसफर हैं। उसके अलावा जो अन्य ट्रांसफर है वो भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब धीरे धीरे अपराध बढ़ रहे हैं मैदानी क्षेत्रों में, और मैदानी क्षेत्रों से देहरादून भी जुड़ा हुआ है, जाहिर तौर पर हरिद्वार से ये लगता हुआ क्षेत्र है देहरादून, तो कहीं ना कहीं अपराधों को कम करना, नशे को कम करना, इन तमाम चीजों को लेकर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और हो सकता है कि अभी और भी जो अन्य अधिकारी हैं उनके भी ट्रांसफर किए जाए। बिल्कुल कैलाश, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तबादले किए गए हैं इंस्पेक्टरों के, साथ ही पुलिस लाइन से भी कई थाने चौकियों में यहाँ पर स्थानांतरित भी किया है, क्या खास वजह ऐसी रही है जो यहाँ पर जो बदलाव है पुलिस लाइन से थानों चौकियों में जो स्थानांतरित यहाँ पर किया गया है उसको लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर सुरक्षा ही एक मेन मुख्य यहाँ पर मकसद है पुलिस का, कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। जिस तरीके से तस्करी बढ़ रही है, चेन स्नैचिंग बढ़ रही है, नशाखोरी बढ़ रही है और जाहिर तौर पर कई ऐसी घटनाएं हैं शहर में जो हो जाती हैं, हत्याएं होती हैं, कई बार बलात्कार की घटनाएं जो होती हैं, तो इन तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए पुलिस इस वक्त बहुत ज्यादा मुस्तैद है। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से निर्देशित करते हैं लगातार समय समय पर पुलिस को, कि पुलिस को चाक चौबंद इंतजाम रखने होंगे ताकि शहर में लोग महफूज घूम सकें, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो दूरस्थ जो इलाके हैं राजधानी देहरादून से लगते हुए, वहां पर कई बार घटनाएं बढ़ जाती हैं, वहां पर कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वारदातें हो जाती हैं। तो इस तरह की कोई घटनाएं पेश ना आए, इसके लिए इन इंतजामों को किया गया है और आगे भी ऐसे इंतजाम देखे जाए। बिल्कुल, चलिए कैलाश, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो देहरादून से मिल रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है और इसी के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहीं आज बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है और इसी के चलते बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रद्धांजलि अर्पित की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया गया। गांधी चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वज फहराया और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। साथ ही इस मौके पर आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए सेनानियों को नमन किया गया। वहीं इस अवसर पर कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासियों शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनसे यही निवेदन करूंगा कि मसूरी की सुंदरता, मसूरी की स्वच्छता को बचाए रखे, क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है। देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की सुंदरता और जो स्वच्छता है उसको बचाए रखे। लोहा घाट में नेपाल सीमा से लगे जुआईसी रोसाल में पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत चल रही है। स्थिति यह है कि ना तो मिड डे मील का भोजन बनाने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी मिल पा रहा है और इससे नाराज विद्यार्थियों ने जल संसाधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि विद्यालय की पेयजल लाइन खराब पड़ी है, जिसके कारण विद्यालय में पानी का संकट है। जल संस्थान के अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। हमारे स्कूल में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमें शौचालय जाने में भी बहुत परेशानी होती है और हम घर से पानी लेके आते हैं। हमारे स्कूल में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमें शौचालय जाने में भी बहुत परेशानी होती है और हम घर से पानी लेके आते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हमने कई बार जल संस्थान के पवन बिष्ट जी को भी जो है मौखिक रूप से और लिखित रूप से जानकारी दी है, लेकिन अभी तक जो है स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं कराई गई है। 300 से 350 के बीच यहाँ छात्र संख्या है और बच्चों को शौच जाने में भी बहुत समस्या हो रही है। शौचालय सारे गंदे पड़े हैं। भोजन माताएं 1-1 किलोमीटर दूर से घर से पानी लेकर एमडीएम बना रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ नल में पानी न आने के कारण जो है वो कभी कभी बिना हाथ धोए भी भोजन कर लेते हैं, जिससे यहाँ बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। मैं सीधा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय इंटर कॉलेज रोसाल में जल संस्थान के द्वारा पानी की व्यवस्था कराई जाए। हल्द्वानी में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन प्रक्रिया पर बच्चों के अभिभावकों ने सवाल उठाए। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में धांधली की जा रही है और जिन लोगों का सोर्स और ऊंची पहुंच है उन्हीं खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना था कि निजी खेल अकादमी से जुड़े खिलाड़ियों का चयन आसानी से किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जिला खेल अधिकारी रश्मिका सिद्दीकी का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं और चयन प्रक्रिया के जो मानक तय किए गए हैं उसी के आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। जो बच्चा ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसका नाम कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है।
और जो इधर उधर से अप्रोच हो गए हैं वो थोड़ा सा कम भी होता है तो उसका आगे बढ़ा दिया जाता है। जब बच्चे को पहले से ही मौका नहीं मिलेगा, जो जिसके अंदर जो काबिलियत होगी वो योग्यता के हिसाब से मौका नहीं मिलेगा तो बच्चे का वहीं से मनोबल डाउन हो। यहाँ पर जो भी चयन किया जा रहा है ये पारदर्शी प्रक्रिया है और इसमें किसी की भी कहीं से कोई अप्रोच आ रही है, ये एक गलत आरोप है। कि ये जो है हमारा पूरा सिस्टम से चल रहा है। नगर निगम का हमारा भी यहाँ पर चल रहा है आजकल, और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जिस वार्ड में जो विद्यालय आते हैं, विद्यालय वाले अपने स्कूल से सिलेक्ट करके ला रहे हैं बच्चों को। प्रत्येक विद्यालय से हर वर्ग 2 लड़के 2 लड़कियाँ सिलेक्ट करके उनके द्वारा यहाँ लाए जा रहे हैं और इसमें किसी का भी अप्रोच नहीं है। बल्कि हमारे द्वारा तो ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी कारणवश कोई बच्चा कहीं छूट गया है, जो उस दिन निर्धारित तिथि पर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उसके लिए आज हमने व्यवस्था करी है 13 तारीख को कि जो छूटे हुए बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर आज जो है अपना प्रतिभाग कर सकते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि कहीं से भी कोई भी बच्चा जो इसमें प्रतिभाग करना चाहता है वो ना छूटे। सूखी ढांग में टनकपुर चंपावत एनएच में बाइक सवारों पर हमला करने वाले गुलदार को वन विभाग ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि एनएच में चलने वाले कई बाइक सवारों को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था, जिसके चलते लोग दहशत में आ गए थे। लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए थे, जिसके बाद वन विभाग की कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार पिंजरे में फंसा है। हरिद्वार में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बालक बालिकाओं के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी आयु वर्ग के बालिकाओं को उनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी आर.एस. धामी, जिला युवा कल्याण अधिकारी समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है और आज युवा हर क्षेत्र में निखर कर सामने आ रहे हैं। पिरान कलियर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर जीवन ज्योति इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा निकालकर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कॉलेज की प्रधानाचार्य रुचि शर्मा ने बताया कि हमारे स्कूल में 3 दिनों तक लगातार बच्चों के द्वारा रैली निकालकर क्षेत्रवासियों को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में देशभक्ति कार्यक्रम भी किया गया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं मैं सभी को देती हूं। और जैसा कि हम 75 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक बार फिर से अपने हृदय से शुभकामनाएं देती हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीते कई महीनों से साइकिल यात्रा पर गए युवा राजेश जोशी का लाल कुआं में भव्य स्वागत किया गया। लाल कुआं के ही रहने वाले राजेश जोशी ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के अंतिम गांव तक की यात्रा पूरी की है। शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को नमन करते हुए युवाओं ने रैली निकाल उनका स्वागत किया। इस दौरान राजेश जोशी ने कई घटना और अच्छे नजारों को भी कैमरे में कैद किया। चंडीगढ़ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल, मनाली सारे पास करते हुए 4000 मीटर से 5000 मीटर, 5000 से 58 करते हुए मैं पहुंचा इंडिया के लास्ट विलेज हांग में। बहुत सी ऐसी जो जगह थी किसी को पता ही नहीं था कि उत्तराखंड कोई जगह है। मैंने लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। मैंने कहा उत्तराखंड। तो उन्होंने कहा कहाँ है। तो मैं हर एक गाँव के कोने कोने में जाके बता के आया कि उत्तराखंड भी एक भारत का स्टेट है। सबसे ज्यादा दिक्कत कश्मीर में आई।
लोहाघाट में आजादी के अमृत महोत्सव पर स्कूलों के विद्यार्थियों और पूर्व सैनिकों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसमें विभिन्न मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर मिष्ठान वितरण किया गया। वहीं एसडीएम कोर्ट में एसडीएम रिंकू बिष्ट ने तिरंगा फहराया, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा सरकारी संस्थानों और लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया। जिस तरीके से आज हमें एक और आज़ादी मिली है अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में तिरंगा झंडा फहराने की आज़ादी, तो इस आज़ादी का हमें मूल्य भी समझना है और महत्व भी समझना है। तिरंगे का सम्मान करें और इसको ससम्मान जो है कल उतारें, सुखाएं, प्रेस करें और संभाल के रखें और इसकी जो है पूरा सम्मान बरकरार रहना चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों से मैं यह भी अपील करूंगी कि अपने शहर को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को और अपने गांव को साफ रखें। जैसे आप शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने आसपास के परिवेश की स्वच्छता बनाए रखें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।